अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक। आज के फ़िज़िक्स 1 के लेक्चर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि फ़ोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि जो फ़ोर्स है हमने कांस्टेंट ट्रीट की थी कि फ़ोर्स जो है वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़ोर्स जब स्पेस, टाइम या वेलोसिटी पर डिपेंड करती है तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। तो इसके लिए हम पहली स्लाइड पर जाते हैं जिसमें देखेंगे कि फोर्स किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगी, तो हम उनको किस तरह डील करेंगे। इन मैनी प्रॉब्लम्स फिजिक्स द नेट फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट डिपेंड्स अपॉन टाइम, वेलोसिटी और पोजीशन। द अप्रोच इज स्टिल यूजफुल बट सॉल्विंग द इक्वेशन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ रिक्वायर्स कैलकुलस। 3 तरह की फोर्सेस को हम डील करेंगे, जिसमें पहली होगी टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, फिर सेकेंड वेलोसिटी और थर्ड पोजिशन डिपेंडेंसी। यानी जो फोर्स होगी वो टाइम पर डिपेंड कर रही होगी और सेकंड में जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होगी और थर्ड केस में हमारे पास जो फोर्स होगी वो पोजीशन डिपेंडेंट होगी। तो आइए हम पहले केस की तरफ जाते हैं कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स होगी तो हम उसको किस तरह डील करते हैं। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, इफ़ द नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन वी राइट द सेकंड लॉ एज दिस फॉर्म। यानी हम अगर जो हमारे पास सेकंड लॉ है जो डिफाइन हमने किया हुआ था जब हम कॉन्स्टेंट फोर्सेस को ट्रीट कर रहे थे, F इज इक्वल टू ma, तो इसमें एक्सेलरेशन डिफाइन किया हुआ था हमने dv/dt। तो अब हमने लिया हुआ है कि फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि m dv/dt इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर f इज द टाइम डिपेंडेंट नेट फोर्स। दिस इज एन इक्वेशन वी कैन सॉल्व डायरेक्टली बाय इंटीग्रेटिंग टू गिव द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। अगर हम इसको रीअरेंज करें अगर इस इक्वेशन को, तो हम इसको लिख सकते हैं ft dt और इंटीग्रेशन साइन इज इक्वल टू 1/m और इंटीग्रेशन विद डी वी। अगर हम वेलोसिटी पे इंटीग्रेशन करेंगे, हम ले लेते हैं दो वेलोसिटीज़ ले लेती हैं, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं v0 और फाइनल vt ले देते हैं किसी फॉर टाइम पे। तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा vt माइनस v0 इज़ इक्वल टू 1/m 0 से t टाइम और f ऑफ t dt। तो ये हमें ये ऊपर वाली इक्वेशन दे देता है। अगर हम इसे रीअरेंज करें माइनस v0 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएं राइट साइड पे, तो हमारे पास ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाती है जो कि हमें बताएगी कि अगर हमारे पास फोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट है तो हम उससे वेलोसिटी किस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने पोजीशन निकालनी हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी डिफाइन होती है vt, जो डिफाइन है dx/dt से। तो इस पर अगर हम इंटीग्रेट करें सिंपली तो हमारे पास आ जाता है ये सिंपली ये फॉर्म बन जाएगी। जो इक्वेशन है किसी भी पोजीशन पे किसी टाइम पे जो मास की या बॉडी की पोजीशन होगी वो क्या होगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको वेलोसिटी की डेफिनेशन से सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास आ जाता है vt ऑफ dt इंटीग्रेशन इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम अगर इसमें अपर और लोअर लिमिट्स डालें तो हमारे पास ये आ जाता है x0 और xt किसी भी टाइम डिपेंडेंट पे। अब इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो dx की इंटीग्रेशन से आता है वो x ऑफ t आ जाता है और 0 से टाइम t तक, और हमारे पास vt ऑफ dt 0 से टाइम t तक। ये हमें यही इक्वेशन दे देगी जो हम निकालना चाह रहे थे। अब अगर हम केस देखेंगे हमारे पास फोर्स जो है वो इसमें अगर हम प्लेस करेंगे फोर्स जो है हमारी वो कांस्टेंट है, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो हम ft इज़ इक्वल टू f0 ले लें कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है। तो जैसे कि हमने पीछे निकाला था वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी जो कि थी vt इज़ इक्वल टू v0 प्लस 1/m इंटू ft dt। तो इसके अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करें जो कि हमने f0 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या जवाब आएगा उसका। तो अगर हम प्लेस करें f0 तो इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो हमारे पास सिर्फ ये टाइम का फैक्टर आ जाएगा। यानी अगर हम उस ft की जगह हमने f0 डाला और इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि f0 टाइम डिपेंडेंट पे नहीं रहा तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो f0 अगर हम बाहर लाते हैं तो हमारे पास dt की इंटीग्रेशन जो आएगी वो f0 ऑफ t आ जाएगी सिंपल। तो ये वही फैक्टर आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास इस केस में वेलोसिटी निकल आती है अगर हम फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट करें। इसी तरह अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन में भी हम सिंपली वैल्यू डालें। अगर xt की वैल्यू इसमें हम वेलोसिटी की जो हमने वैल्यू निकाली है अभी इसमें प्लेस कर रहे हैं और इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास पोजीशन की वैल्यू ये आ जाती है कि जैसा कि अगर हम प्लेस करें इसमें, अगर हम प्लेस करें
जो हमने वी टी की वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास किस तरह हम डील करेंगे। हम सिंपल इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे वी नॉट प्लस एफ नॉट बाई एम ऑफ टी ऑफ डी टी, हमने इसको सॉल्व करना होगा। तो पहला जो इंटीग्रल होगा वी नॉट, हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास वी नॉट ऑफ टी आ जाता है उस टर्म से, और सेकंड में देखें एफ नॉट बाई एम भी कांस्टेंट है और उधर से हमारे पास आ जाता है हाफ ऑफ टी स्क्वायर आ जाता है। ये हमें जवाब मिलेगा सेकंड पार्ट के इंटीग्रल का। तो इससे हम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे। जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर फोर्स टाइम डिपेंडेंट हो तो उसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि उसमें हम किस तरह इसको, अगर फोर्स की हमें कोई ख़ास वैल्यू गिवन हो तो हम उसको किस तरह डील कर सकते हैं। आइए एक स्लाइड की तरफ जाते हैं। फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम व्हेन एफ टी इज़ इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, यानी कि हमें अब जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है और उसकी हमें एक फॉर्म दी हुई है जो कि अल्फ़ा एक कांस्टेंट टर्म है और टी क्यूब हमें गिवन है कि वो टाइम के क्यूब पे पावर पे डिपेंड कर रहा है। जैसा कि हमने वेलोसिटी निकाली थी पिछले स्लाइड्स पर कि वेलोसिटी जो डिपेंड कर रही है इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/m इंटू एफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। तो हमारे पास जो है एफ टी की वैल्यू गिवन है, तो हम सिंपल इस अल्फ़ा टी क्यूब को प्लेस करेंगे एफ टी की जगह पे, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो इस तरह आएगा, इस फॉर्म में आएगा। हमने प्लेस किया वी नॉट कॉन्स्टेंट है प्लस 1/m अल्फ़ा टी क्यूब। अब हमें टी क्यूब का सिर्फ इंटीग्रल लेना है, तो टी क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है, वो T4/4 होता है, जो कि ये टर्म उसने लिखी हुई है यहाँ T/4/4। तो ये हमें अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दे रही है जिस पे फोर्स अल्फ़ा टी क्यूब लग रही है कि किसी भी टाइम टी पे, यानी 10 सेकंड 15 सेकंड, उस टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम उसकी पोजीशन निकालना चाहें तो हमारे पास वही तरीका है कि हम इसको दोबारा इंटीग्रेट कर लेंगे। हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, हम इस इक्वेशन में डालेंगे जो हमने पीछे निकाली थी, इसमें हम वी टी की जगह पे ये वाला कंपोनेंट डालेंगे जो हमने अभी निकाला है, जो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा है टाइम टी पे। तो इसमें हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलता है, हमने सिंपल उस वेलोसिटी को प्लेस कर दिया अगली इक्वेशन के। तो अब इसको इंटीग्रेट करें, वी नॉट क्योंकि कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वी नॉट टी बन जाता है। वो सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास T4 है पावर, इसकी वैल्यू आता है T5/5। तो हमारे पास 4 पहले से मौजूद है, तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो 20m T/5 अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमें किसी उस पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है एट टाइम टी पर। तो हम जब ये दोबारा हमें उसने बता दिया कि एक्स टी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/20 अल्फ़ा एम ओवर T/5। तो हम कभी भी हमें अगर फोर्स टाइम डिपेंडेंट उसकी वैल्यू पता है, एग्जैक्ट फॉर्म पता है फोर्स की, तो हम उससे यूज़ करते हुए सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि फोर्स अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो हम उसको किस तरह डील करेंगे। इसी तरह अगर हम फोर्स अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और हमें उसको किस तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, तो उसके लिए आइए हम दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं। इफ़ द नेट फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी देन वी कैन राइट द सेकंड लॉ एज इन दिस फॉर्म। जैसा कि हमारे पास था F इज़ इक्वल टू m, सेकंड लॉ हम डिफाइन है। तो अगर फोर्स जो है हमारे केस में वेलोसिटी डिपेंडेंट हमने डिफाइन कर दी कि हम फोर्स को वेलोसिटी पे डिपेंडेंट ले रहे हैं, तो हमारे पास सेकंड लॉ इसी तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि हमने पिछले केस में लिखा था। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारी फॉर्म क्या बनती है, वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको रीअरेंज करना चाहें एफ वी और डी वी को अगर हम रिप्लेस कर दें 1/dv, इंटीग्रेट ले रहे हैं और सेकंड साइड पे हम 1/m ऑफ dt ले रहे हैं। अब जब हम dt का इंटीग्रल लेंगे तो वो टाइम 0 से t ले रहे हैं किसी खास टाइम पे, तो हमारे पास जो उसका इंटीग्रल आएगा वो t आ जाता है, यानी ये हमें t दे देगा 1/m ऑफ t। तो ये फॉर्म वो बन जाती है। और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो वो हमने एज इट इज़ लिख दी कि dv/f किसी इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी v0 से फाइनल वेलोसिटी vf से। अब ये हमें जब तक एफ वी की कोई ख़ास फॉर्म नहीं पता होगी तो हम इस चीज़ को आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस हमें एफ वी की ख़ास वैल्यू गिवन हो। तो इस केस के लिए हम आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास गिवन होगा कि एफ वी की क्या फॉर्म मौजूद है। तो आइए उस एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने पोजीशन निकालनी है फंक्शन ऑफ टाइम पे और हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है कि एफ वी इज़ इक्वल टू -bv², यानी ये टाइम वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। तो अब इसको यूज़ करते हुए हमने
पोजीशन निकालनी है और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम उसी फॉर्म तरीके से जैसे कि हमने पहले निकाली है। तो हमने जैसे कि पिछली इक्वेशन निकाली थी कि इंटीग्रेशन ओवर 1/f v dv इज इक्वल टू 1/m ऑफ t। अब जैसे कि हमारे पास एफ वी गिवन है माइनस बी वी स्क्वेयर, तो हम इसको प्लेस करेंगे एफ वी की जगह पे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है इंटीग्रेशन की। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें, ये फॉर्म इस तरह आ गई। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे जैसा कि 1/v² है, मेन जो वेरिएबल हमारे पास है 1/v² dv है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाता है -1/v। और अगर इसको हम जो अपर और इसकी लोअर लिमिट्स हैं v और v0 में, तो उससे रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाता है 1/v माइनस 1/v0। और इसमें से अगर हम v/v0 कॉमन लेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि हमारी इंटीग्रेशन की जो जवाब निकला है। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/bv माइनस 1/bv0। तो ये हमें इज इक्वल टू आ रही है, इस टर्म के इक्वल आ रही है, ये जो हमारी क्वांटिटी निकली है। अगर हम इसको रिप्लेस करें 1/bv माइनस 1/bv0 इज इक्वल टू t/m, जो हम प्रीवियस इक्वेशन में अगर पुट करें और इसको हम रीअरेंज करें और इसमें से हम v को अलहदा कर लें तो हमारे पास वो ये फॉर्म बन जाती है। ये हमें गिवन है v डिपेंडेंट ऑन टाइम, ये हमें वेलोसिटी दे रहा है उस पार्टिकल की या उस बॉडी की किसी भी टाइम t पे। अगर उस पर फोर्स लग रही है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है इज इक्वल टू -bv² के। जैसा कि अब हमने वेलोसिटी निकाल ली है तो इसी तरह हम इससे पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि पोजीशन किस तरह निकालते हैं। जैसा कि हमने वेलोसिटी निकाली थी पिछले केस में, vt इज इक्वल टू v0/1 + bv0/m इंटू टी। तो हम जैसा कि हमने पीछे टाइम डिपेंडेंट केस में वेलोसिटी को जो पोजीशन डिफाइन की थी वो xt इज इक्वल टू x0 प्लस vt ऑफ tt डिफाइन किया हुआ था। तो हमारे पास अब वेलोसिटी मौजूद है, हम सिंपल इस फार्मूले में उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया कि v0 जो वेलोसिटी है उसको रिप्लेस कर दिए। इसका इंटीग्रल लेंगे, अगर हम देखें जो 1/1 + bv0/m ऑफ t, इसका इंटीग्रल हम लेते हैं तो वो हमारे पास आता है m log of m प्लस bv0 ऑफ t, जो कि ये फॉर्म लिखी हुई है। और उसके बाद हमने सिंपल उसमें उसकी लिमिट्स पुट कर दी हैं कि टाइम 0 पे और टाइम t पे क्या वैल्यूज़ होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास ये आता है, और लोअर लिमिट में जब t इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। इसको रीअरेंज हम कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए, जैसे कि log a माइनस log ऑफ b हमें पता है log ऑफ a/b से डिफ़ाइन होता है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें और अपनी जो पोजीशन को रीडिफाइन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है xt की, पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पे, वो इज इक्वल टू होती है xt इज इक्वल टू x0 प्लस m/b log ऑफ 1 + bv0/m इंटू t। तो ये हमें एक पार्टिकल की पोजीशन दे रही है किसी भी टाइम t पे। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट हो तो हम उसको किस तरह डील कर सकते हैं, उससे हम पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t कैसे निकाल सकते हैं। अब हम अपना तीसरा केस देखेंगे जिसमें जो फोर्स होगी वो पोजीशन डिपेंडेंट होगी। तो उस केस के अंदर हम किस तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डील करेंगे, आइए देखते हैं उसकी। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, इफ द नेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली देन वी राइट द सेकंड लॉज इन दिस फॉर्म। यानी अब इसमें हमने दिखा दिया कि फोर्स जो है वो x डिपेंडेंट होगी, और अगर a हमें जैसे कि हमने डिफाइन किया हुआ था e dv/dt होता है, और जो v है वो हम इसको लिख सकते हैं वो dx/dt होता है। तो इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं d²x/dt², जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ। अब इसको अगर हम रीअरेंज करके निकालना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं dx/dt। dx/dt हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, मगर अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके लिए हमें थोड़ी सी रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास m dv/dt है, तो अगर इसको हम रिप्लेस करके लिखना चाहें इसको फॉर्म में m d, इसको चेन रूल लगाएं अगर हम dv/dx dx/dt इज इक्वल टू fx। अब dx/dt जो है ये टर्म डिफाइन है हमारे पास v से, हम रिप्लेस कर देते हैं m v dv/dx ऑफ f ऑफ x। सिंपली अब इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं और रीअरेंज करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाता है m v
ऑफ डी वी इज़ इक्वल टू एफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब इसमें m कांस्टेंट है और v पे अगर इस पर इंटीग्रेशन लें हम तो हमारे पास ये जो वैल्यू देगा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी हमारे पास v²/2 ऑफ, अगर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 ले लें और अपर लिमिट v ले लें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी mv²/2 और हमारे पास जो राइट हैंड साइड होगी वो fx ऑफ dx होगी। अब इस केस में अगर हम इन दोनों को रीअरेंज करें हमारे पास वैल्यू आ जाती है v² इज़ इक्वल टू 2/m ऑफ fx ऑफ dx इंटीग्रेशन। अब इसका अंडर रूट लें अगर हम v इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2/m f(x) इंटू डी एक्स ऑफ अंडर रूट प्लस माइनस, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं उसकी। और v हमने डिफ़ाइन किया हुआ है जैसे कि v इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, तो हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू दिस फॉर्म। तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है, फॉर्म आ जाती है इक्वेशन की जो हम निकालना चाह रहे थे। अब ये हमें एक फॉर्म देती है कि अगर हमारे पास फोर्स पता है तो हम उससे उसकी पोजीशन या वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी टाइम t पे। तो हम इस केस के लिए देखते हैं कि एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि हमारे पास अगर फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब हमें इस एग्जांपल दी है द पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग गन हैज़ अ मास m। इसमें एक स्प्रिंग अटैच्ड है किसी गन के साथ, उसके अंदर पिस्टन है और उसका इस जो ब्लॉक्स है इसका मास, जिसको पिस्टन वो कह रहा है, उसका मास m है एंड इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। और जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो k डिफाइन किया गया हमें। द प्रोजेक्टाइल इज़ अ मार्बल ऑफ मास m, और जो प्रोजेक्टाइल है जिसको वो स्प्रिंग जो है एक्सपैंड करके स्ट्रेच आउट करके आगे की तरफ मूव करेगा, उसका मास जो है हमारे पास कैपिटल M लिया गया। द पोजीशन एंड मार्बल पुट बैक टू अ डिस्टेंस L फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सडनली रिलीज। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मार्बल एज इट लूजेस कॉन्टैक्ट विद द पोजीशन। अब उसकी हमने स्पीड बतानी है कि जब हम उसको एक ख़ास हद तक स्ट्रेच करें और उसके बाद उसको छोड़ें, जो उसकी लेंथ है L तक हम उसको कंप्रेस करके छोड़ें तो फिर किस पोजीशन से होगा जो मास कैपिटल M है उससे मूव करेगा। जैसे ही जो इनका जो आपस में कांटेक्ट है, यानी ये डिस्टेंस बीच में जो इनके बीच में कांटेक्ट है ये ख़त्म होगा एकदम से, तो उस टाइम पे उस मार्बल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा कि हमें पता है स्प्रिंग जो हुक्स लॉ से डिफाइन है, स्प्रिंग कांस्टेंट को जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है Fx इज इक्वल टू माइनस के एक्स पे। माइनस है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसा कि हमें पता है F इज़ इक्वल टू एम ए जो न्यूटन सेकंड लॉ है, तो उससे हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू एम डी स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। तो और इस केस में क्योंकि मास हमारा दोनों बॉडीज़ का लेंगे, जो पिस्टन का मास भी होगा और जो मार्बल का मास भी है, तो उस केस में हमारे पास जो m होगा इस केस में वो m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, या हम इसको m डैश कह लेते हैं। जो हमारा टोटल मास होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो हम इसको इन क्वांटिटीज़ को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो जैसा कि हमें Fx इज इक्वल टू माइनस के एक्स गिवन है, तो अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस के एक्स इज़ इक्वल टू m ऑफ डैश इंटू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। m डैश को हमने m स्मॉल प्लस कैपिटल M से डिफाइन किया हुआ, तो हम रिप्लेस करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जो कि गिवन है। इसको अगर रीअरेंज करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, वे जो ओमेगा डिफाइन किया गया वो के ओवर m प्लस स्मॉल m अंडर रूट से डिफाइन किया गया। अगर इसको रिप्लेस करना चाहें हम तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स इन और डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m। अब इसको रीअरेंज अगर हम करें तो हमारे पास आ सकता है डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस के ओवर m प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। जैसा कि ये क्वांटिटी जो डिफाइन कर दी गई है वो ओमेगा स्क्वेयर से डिफाइन कर दी गई, और ओमेगा स्क्वेयर हमने डिफाइन कर दिया के ओवर m प्लस स्मॉल m अंडर रूट से। अब ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हम सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा कॉस और साइन की टर्म्स पे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो हमारे पास होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डिफाइन होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। एक जनरल सोल्यूशन होता है जिसको हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके एक परफेक्ट सोल्यूशन भी बना सकते हैं।
तो हमें जैसे कि एक जनरल सोल्यूशन है और जैसे कि हमें पता है कि वी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें इसी सोल्यूशन की तो हम इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स टी को, तो हमारे पास वो ये आ जाएगी वेलोसिटी उस बॉडी की एट एनी टाइम टी पे। ए हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। जब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ओमेगा बाहर आ जाता है और कॉस ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो इस तरह हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी है एट टाइम टी पे वो निकल आती है इससे। अब हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को, डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम इस सोल्यूशन को परफेक्ट कर लेंगे कि यानी ए और बी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी ख़ास प्रॉब्लम के केस में। जैसा कि हमें पता है कि इफ़ एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिस पोजीशन से हमने बॉडी को छोड़ा था, तो हमारी जो वो पोजीशन क्या शो कर रही है। जैसे कि अगर हम अपनी डायग्राम को बनाना चाहें दोबारा, ये हमारी पोजीशन थी, हमने इस पॉइंट को x0 ले लिया जहाँ से हमने मास को छोड़ा था, और इसको हमने कहा हुआ कि हमने कितना उसको स्ट्रेच किया था, वो हमने लेंथ l ले ली थी। यानी इसका एक ये मीन पोजीशन है जहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ इस पॉइंट पे, और ये जो डिस्टेंस है इसका ये हमने -l लिया हुआ, ये ज़ीरो। ये पोजीशन जो है इसकी रिलीजिंग पोजीशन है, जब हमने जो पिस्टन के मास को छोड़ा था, तो वो जो डिस्टेंस है उसकी मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना है, वो -l है। तो हमने x एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारा -l है, और उस टाइम पे जब जिस वक्त हमने बिल्कुल रिलीज़ किया था उस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, उस टाइम पे वेलोसिटी हमारी 0 थी। ये हमारे सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए बाउंड्री कंडीशंस होंगी, क्योंकि उस ख़ास टाइम पे जिस वक्त हमने पिस्टन को रिलीज़ किया था उस टाइम पे एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बिल्कुल 0 थी, मगर उसके बाद आस्ता आस्ता वेलोसिटी इंक्रीज़ करती गई और एक ख़ास हद तक इंक्रीज़ करती गई है टाइम t की वैल्यू के साथ। तो अब हमें बाउंड्री कंडीशन पता लग गई हैं। अब हम x जैसे कि हमने लिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो -l है। तो हम इसमें वैल्यूज़ डालें अगर हम, तो x इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज़ डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास -l आ जाता है, इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो t हमने 0 लिया हुआ है, तो साइन 0 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। तो ये क्वांटिटी a साइन ओमेगा टी हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस b कॉस ओमेगा टी। तो cos 0 जो होता है हमारे पास 1 होता है, हमारे पास b इज इक्वल टू सिर्फ b बच जाएगा, और cos 0 जो है हमारे पास वो 1 होता है। तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आई इज इक्वल टू -l। इसी तरह अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डालें एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो a और b की हम उस तरह वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 0 आ रही थी, और उसमें हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस 0 हमारे पास 1 है। इसी तरह साइन 0 हमारे पास 0 है, तो प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू हमारे पास -l है और a इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इन दो इक्वेशन में डालें, ये दो इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास xt और vt की एक परफेक्ट सोल्यूशन निकल सकता है अपने केस के लिए। तो हमने b की वैल्यू -l डाली और a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमारे पास xt की फॉर्म ये बन जाती है और vt की फॉर्म ये बन जाती है, जिसमें xt इज इक्वल टू -l cos ओमेगा टी और vt ओमेगा l sin ओमेगा टी से डिफाइन हो रहा है। तो ये हमें किसी भी फोर्स जो है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का सोल्यूशन निकालने में ज़रूरत पड़ती है कि उस बॉडी की पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी किसी भी ख़ास टाइम t के अंदर। जैसा कि आज के लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंट फोर्सेस जब वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम पे डिपेंड कर रही हैं तो हम उनको किस तरह डील करेंगे। हमने इनकी एक एग्जांपल भी देखी कि उनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और उनका पोजीशन और वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी और दिन किसी और लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।